प्रोवाइड हो रही है, क्या ये सीरियल नंबर 3 में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस मिनिस्ट्री, इट इज अ प्योर सर्विसेज एनुमरेशन एंड सुपरविजन का, जिसमें आधार कार्ड इंप्लीमेंटेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन, गांव-गांव में जाके ये काम करते हैं और ये सर्वे भी करवा रहे हैं। तो Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. चलिए, तो 54th जीएसटी काउंसिल का ये आखिरी सेशन है। टू प्रिस्क्राइब एंड यूज सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर्म फॉर नोटिफिकेशन नंबर दिस entry number 3 which exempt pure services provided to government local authority in relation to municipality functions, to clarify whether the service of hiring, अच्छा, next presented 4 issue referred by the law committee to the fitment committee। तो ये issues fitment committee के पास है, जहां पर एंड यूज सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए वो कुछ रिकमेंडेशन चाह रहे होंगे। इसमें एंड यूज सर्टिफिकेशन क्या आएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। प्योर सर्विसेज provided to the central government, state government and union territory or local authority by way of any activity। इसका मतलब ये जो रिसिपिएंट है वो कोई एंड यूज सर्टिफिकेट देगा तभी एग्जाम्शन है, वरना एग्जाम्शन शायद नहीं मिलेगा। उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। ये इसका मतलब और कॉम्प्लिकेट अगर हो जाएगा अगर दे आर आस्किंग फॉर एंड यूज सर्टिफिकेट, तो इतना सफिशिएंट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टीडीएस काट रही है सेक्शन 51 में। चलिए देखते हैं क्या। टू क्लैरिफाई वेदर द सर्विस ऑफ हायरिंग मैन पावर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ हेल्थ, पब्लिक गार्डन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा आर द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब के लिए अगर ये लोग फिटमेंट कमेटी के पास ये गया है, लॉ कमेटी टू फिटमेंट कमेटी, और अगर आप लोग के पास कोई नोटिसेस है जहां पर वो हायरिंग ऑफ मैन पावर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ हेल्थ, पब्लिक गार्डन एक्सेट्रा, तो उस नोटिस के ऊपर टैक्स नहीं जमा करवाने में ही फायदा है, क्योंकि इसका जब क्लैरिफिकेशन आएगा देन यू टेक द डिसीजन। टू क्लैरिफाई दैट द सर्विस ऑफ एनुमरेशन एंड सुपरविजन प्रोवाइडेड बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, that is CSC, SPV to MOSPI is exempt from GST। अब ये क्या है? Ministry of Statistics and Program Implementation and Common Service Center have collaborated on projects like 7th Economic Extension, National Mission on Cultural Mapping। ओके, तो ये इस मिनिस्ट्री को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब। CSC का भी लिख लेते हैं हम लोग। कॉमन सर्विस सेंटर, CSC मीन्स कॉमन सर्विस सेंटर, और एसपीवी का मतलब क्या हो गया? सेकंड लेवल सुपरवाइजर वाज अपॉइंटेड टू वेरीफाई द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय द CSC। SL2 also determined any penalties to be levied on CSC if the quality of data or service level agreement was not met। CSC are key part of the national e-governance plan। They provide access to government services in rural areas। CSC offers services like passport application, Aadhaar updates, PAN cards and voter ID। CSC e-governance services India Limited। अच्छा, ये कंपनी बनी हुई है, एक स्पेशल कंपनी बनी हुई है, इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या काम करेंगे? रोल असिस्ट MOSPI यानी मिनिस्ट्री by providing access to CSC networks in all states। CSC SPV will develop online mechanism to perform census and surveys at ground level, will provide provision to access all the MIS reports and information to this required this। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि this is a special purpose vehicle and it is a company body corporate which is providing this services to this ministry। और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? मतलब ये गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लेके आई तो ये स्कीम को एग्जीक्यूट भी करती है और फिर इससे रिलेटेड सर्वे भी कर रही है। अगर ये एग्जाम नहीं है तो ये टैक्सेबल कैसे है, कोई बता पाएगा? हेलो प्लीज राहुल जी बताइए। सर अभी क्लियर नहीं हो रहा है सर, इसलिए। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट इस मिनिस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ है? कोई चीज याद रखिएगा, कोई चीज टैक्सेबल है इसीलिए एग्जाम्शन का सवाल उठ रहा है। अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो एग्जाम्शन का सवाल क्यों उठेगा? तो टैक्सेबल तो है, कैसे टैक्सेबल है? अच्छा, ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, हेलो जी। तो इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस गवर्नमेंट, तो सप्लायर ये है, रिसिपिएंट ये है, तो दे विल कलेक्ट टैक्स और ये टीडीएस काट लेगा और क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। यस और नो? चलिए आगे करते हैं। टू क्लैरिफाई दैट द सर्विसेज ऑफ स्पेशल प्लानिंग स्टडी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये भी क्लैरिफिकेशन, सीरियल नंबर 3 में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने वाले हैं, और ये अगेन प्योर सर्विसेज है। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं एक बार।
Spatial planning study is a research project that analyzes how to organize human activities in a geographical area. The goal is to balance development with environmental protection and to meet social and economic needs. Spatial planning is a public sector function that involves making plans for how to use land. It involves analyzing problems, assessing alternatives, making decisions, and implementing plans. It is a collaborative process that involves multiple disciplines, including ecology and social science. It helps shape how people interact with each other and their environment. It helps create unique urban cultures and identities. It is important for economic activities and sustainable development. Examples: study of participatory practices in European strategic क्या pronounce करेंगे spatial planning of urban communities via deep in reinforcement. Is spatial planning a collaborative learning process? A case study from a rural urban gradient in Sweden. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. तो इसका मतलब मैं क्या कर लूं? इन्वॉल्व्स मेकिंग प्लान हाउ टू यूज, तो मैं फिलहाल तो इनकी क्लैरिफिकेशन आएगी तभी पता लगेगा. शी स्टेटेड दैट करेंटली. अच्छा एक बात बताइए, लेट अस वी कैन आल्सो डिस्कस, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है क्या ये सीरियल नंबर 3 में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस मिनिस्ट्री. इट इज अ प्योर सर्विसेज एनुमरेशन एंड सुपरविजन का, जिसमें आधार कार्ड इंप्लीमेंटेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन, गांव-गांव में जाके ये काम करते हैं और ये सर्वे भी करवा रहे हैं. तो प्योर सर्विसेज ऑफ दिस, वेदर इट शुड बी एग्जेम्प्ट और नॉट, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? अगर पंचायत के आर्टिकल 243G में जो फंक्शंस लिखे हुए हैं या म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल 243W में जो फंक्शंस लिखे हुए उसमें आते हैं. अब ये जब फिटमेंट कमेटी डिसीजन लेगी तो वो यही 243G को डिस्कस कर रही होगी या 243W को डिस्कस कर रही होगी, यही तो कर रही होगी. अब अगर हम लोग 243G और W में जाते हैं तो लेट अस सी क्या है. अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, ये इसमें तो आ जाएगा. अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, ये वाले स्पेटियल प्लानिंग स्टडी में भी इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा और इसमें भी होगा गांव वालों की. लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड, ये तो जमींदारी सिस्टम वाला था. लैंड इंप्रूवमेंट में आएगा या नहीं आएगा, मे बी और कहीं है. चलिए, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यस, ये सब इसमें आ जाएगा. ये मे बी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा है. प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं. वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर, अर्बन और फॉरेस्ट्री, अर्बन पॉवर्टी, provision for urban amenities and promotion of cultural education aesthetic aspects, burial, cattle, vital status, public amenities, regulation of slaughterhouse. इसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहा है सर्वे का ये और आधार कार्ड ये सब का, इसमें नजर नहीं आ रहा है. मे बी ये टैक्स हो जाएगा. टैक्स जैसे ही करेंगे तो गवर्नमेंट पहले बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स देगी, फिर बॉडी कॉर्पोरेट GST 1 और 3 भी फाइल करके गवर्नमेंट को फिर पैसा वापस कर देगा. बस इससे ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी वो आधा 50% मिल जाएगा. चलिए आने दीजिए. ये डिसीजन. In addition, there was another agenda item pertaining to clarifying about liability of GST on manpower supply services received by. रुक जाइए, इसको तो पढ़ना पड़ेगा. मुझे लगा कि अभी गया है. She informed the council that in the earlier meeting of the GST there was proposal to prune the list of exemption under serial number 3 and 3A, whereby pure services and composite supply of services provided by government or local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to panchayat municipality are exempt. These issues were tagged with another proposal regarding clarification of the scope of the words in relation. In relation to इसमें लिखा हुआ है क्या? ये क्या मतलब होता है in relation to और in respect of? दोनों में फर्क. यानी in relation to लिखा हुआ है तो it should be given a widest meaning. in respect of लिखा हुआ है तो narrow meaning है, सिर्फ इसी के लिए. in relation to मतलब इससे related कोई भी फंक्शन हो सब कुछ exempt हो जाएगा. तो ये वाइड मीनिंग है. अब ये जो मिनट्स में लिख रहे हैं कि अगर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन लिखा हुआ है इन रिलेशन टू, तो क्या आप उस लिस्ट को नैरो करेंगे या नहीं करेंगे? ऑन 52nd GST council meeting, the council has recommended to retain the entries at serial number 3 and 3 of notification as it exists with no change.
Fitment committee has recommended that no further clarification required on the issue and hence request may not be accepted. Status quo may be maintained. This was also agreed in the officers meeting on the 8th September. Okay. तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया और इन रिलेशन टू लिस्ट प्रूव नहीं होगी इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन आ गए. ये तो अभी गया ही है फिटमेंट का. लेट अस सी क्या है. शी स्टेटेड दैट करंटली आरसीएम है मैन पावर में. शी स्टेटेड दैट करंटली द सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट आर covered under RCM when provided to a registered person except government department registered for TDS and entities registered under composition scheme service. The Association of Private Security Industries has represented to bring the entire security service sector including body corporate under RCM. तो obviously क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे. मैं RCM का आपको एक सिंपल सा बता देता हूं कि अगर RCM की लायबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है तो वहां पर गवर्नमेंट कहती है नहीं RCM नहीं लगेगा तो उसको वो फॉरवर्ड चार्ज में रखती है और बाई चांस आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट कर दे. तो ये याद रखिएगा. तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन में है कि सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट इज उस पर आरसीएम है नहीं और सिर्फ टीडीएस के लिए अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम नहीं है. प्रेजेंटेड द नेक्स्ट एजेंडा आइटम रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गोएथ इंस्टीट्यूट मैक्स मुलर भवन्स फंडेड बाय जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस इन इंडिया फॉर द पीरियड दिस. अच्छा, इसके लिए एक अलग से सीरियल नंबर आ गया कि ये अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जर्मन सिखाने का तो वो एग्जेम्प्ट है. तो उन्होंने और ये एग्जेम्पशन आया है 1 अप्रैल 2023 से. उससे पहले का एग्जेम्पशन, उससे पहले का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो टैक्सेबल है. एज इट इज जो हुआ सो हुआ वाला नहीं आया है. एक बार देख लेते हैं गोएथ इंस्टीट्यूट या मैक्स मुलर भवन के बारे में क्या लिखा हुआ. उसका सीरियल नंबर कहाँ आया मैं एक बार चेक कर. ये अगर पुराना होगा मैं कहाँ मिलेगा. है नहीं क्या हमारे पास सर्कुलर यहाँ तो लिखा हुआ है. पता नहीं क्यों नहीं आ रहा. ये कोई निकाल के दे सकता है गोएथ इंस्टीट्यूट को एग्जाम कौन से नोटिफिकेशन से मिली है? हमें तो मिली नहीं. सर एक साइट है टैक्स रिप्लाई, वहां पर वो सेक्शन वाइज नोटिफिकेशंस देते हैं. अच्छा, कौन सा है वो वेबसाइट? taxreply.com है सर, वो मेरे पास है. मैं उसका आईडी पासवर्ड दिए दे रहा हूँ तो उसको चेक भी कर सकते हैं सर शायद उसमें. ये 55th जीएसटी काउंसिल में कि रेगुलाइज करेंगे. रेगुलाइज तो तब करेंगे जब नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ हो. और मुझे याद है वी हैव रेड दैट. सर एक नोटिफिकेशन भी लाइव में भेजोगे? ठीक. और ये एजुकेशन से रिलेटेड है. एजुकेशन का सीरियल नंबर 69 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसी में मिलना चाहिए. एजुकेशन एफिलिएशन प्लेयर यहाँ हमने लिखा. ठीक, ओके ठीक है, हो गया समझ में. देखिए ये क्या है कि गोएथ इंस्टीट्यूट या मैक्स मुलर भवन को एग्जाम्पशन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट स्कूल, नॉट कॉलेज, नॉट यूनिवर्सिटीज. तो इनको लग रहा था कि एग्जाम्प्ट है. तो 5 जहां भी इनका इंस्टीट्यूट था उन्होंने किसी भी स्टूडेंट से कोई जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया. तो इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2023 तक सर्कुलर निकाल के जीएसटी को एग्जाम कर दिया इन 5 का. इसका मतलब ये हो गया 1 अप्रैल 2023 से द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम बिकम्स टैक्सेबल. अब सवाल ये उठता है कैन दे डू सो. हम लोग अभी तक क्या ढूंढ रहे थे कि नोटिफिकेशन ढूंढ रहे थे कि कहाँ एग्जाम्प्ट किया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन ही नहीं है. ये सर्कुलर निकाल के पिछला जहां पर दे हैड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दीज 5 इंस्टीट्यूट्स, द गवर्नमेंट केम आउट विद दिस सर्कुलर एंड दे सेड दैट वी रेगुलराइज इट एंड इनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. कैन दे डू दिस? दिस सर्कुलर क्लियरली ओवरराइड्स द सेक्शन 9, section 7. Sir, whoever has paid the tax during that period, that will not be refunded. Whoever has not at all paid, that will be exempt. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया है. आज मान लीजिए वी आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड वी से दैट वी हैव नॉट कलेक्टेड द टैक्स, तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी हमें? ना. लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट छोड़ रही है. तो सर्कुलर क्लियरली ओवरराइड्स द सेक्शन 9. और सर्कुलर का अगर आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो मेनी कोर्ट्स मतलब ऑल कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड इफ द सर्कुलर इज बेनिफिशियल देन द टैक्स पेयर कैन टेक द बेनिफिट. और ये मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया. आप 54th में हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं एग्जाम्पशन नहीं देंगे. करेक्ट है ना? हमने 54th मीटिंग में ये कहा कि has examined the issue and recommend the request may not be accepted. उसके बाद 55th में ऐसा क्या हो गया कि सर्कुलर ले आए
और नहीं हम लोग कह रहे हैं एग्जाम्शन देंगे। ये तो आप सोच के देखिए सेक्शन 11A जहां पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस अगर ऐसी है कि वो उस और 11A तो आज एग्जिस्ट करता है, 11A को यूज नहीं किया इन्होंने, एक सिंपल सर्कुलर यूज करके एग्जाम्शन दे दिया। क्या कारण हो सकता है? और बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन अगर उनको एग्जर्ट करना था तो 11A यूज करते 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2023 का एग्जाम्शन देते। अगर किन्हीं को 11A के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पावर नॉट टू रिकवर GST नॉट लेवाइड और शॉर्ट एज a result of general practice. Notwithstanding anything contained in this act, if the government is satisfied that a practice was or is generally prevalent regarding levy of central tax on any supply of goods or services or both, and such supplies where or are liable to central this, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के वो एग्जाम्शन दे सकते। CGST एक्ट का सेक्शन 11 है, SGST एक्ट का सेक्शन 11 है, मतलब सभी तरह का टैक्स जो GST में लगता है सबका एग्जाम्शन। इसको यूज नहीं किया, ये तो था ही वन। कब से है? 1 नवंबर 2024 से, और ये 54 चल रहा है 9 सितंबर। तो 55th जब हुआ उससे पहले तो ये डिसीजन उसमें 11A में आ ही सकता था। व्हाई दे हैव यूज्ड द सर्कुलर? इट इज क्रिएटिंग ए वेरी बैड प्रैक्टिस। प्लीज बताइए क्या कारण हो सकता है? अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो गोयत इंस्टीट्यूट या मैक्स मुलर भवन है, दे आर डायरेक्टली रन बाय जर्मन एम। Max Muller Bhavans are owned and operated by Goethe Institute, which is the cultural institute of Federal Republic of Germany. Essentially, the German government is entity behind Max Muller Bhavan. हो सकता है जर्मनी से कोई प्रेशर आया होगा, इसीलिए एग्जाम्शन दिया। चलिए इसको याद रखिएगा, बहुत फार रीचिंग इफेक्ट हो सकता है, इसको तो लिखना भी पड़ेगा। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Next agenda item relating to request to exclude legislative area development fund from the ambit of GST. जो MLA को जो फंड मिलता है और वो फंड से वो जो डेवलपमेंट करवाता है उसको कह रहे हैं कि आप GST से बाहर करवाइए, तो ये रिक्वेस्ट माना नहीं गया। रिव्यू ऑफ 51st GST काउंसिल मीटिंग रिकमेंडेशन ऑन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई इन कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेम। आपको याद होगा इन्होंने 28% ऑन द, मतलब मैं अगर चिप 200 रुपया का खरीदता हूं तो पूरे 200 रुपए पे वो 28% लगा है। तो इस पे जो डिस्कशन हुआ है कि इससे पहले रेवेन्यू आता था 1349 करोड़, अब रेवेन्यू आ रहा है 6909 करोड़। फिर ये कुछ मैटर वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। द डिसीजन नॉट टू वेट फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड एंड टू प्रोएक्टिवली क्लैरिफाई थ्रू एन अमेंडमेंट हैज रियली हेल्प्ड एज फार एज रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द ऑनलाइन गेमिंग इज कंसर्न। तो जनरली अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग होता है तो GST काउंसिल डिसीजन नहीं लेता है। इस केस में दे हैव टेकन द डिसीजन। एंड व्हाई डोंट दे टेक द डिसीजन? दे से दैट द मैटर इज सब जुडिस। जैसे सफारी रिट्रीट में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी के में उन्होंने क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया। उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, दे देते तो कम से कम सफारी रिट्रीट का बहुत सारा कॉस्ट बच जाता। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया उन्होंने। शी स्टेटेड दैट अ प्रोविजन वाज स्पेसिफिकली पुट in that if any offshore gaming company provides service in India, they have to either register or appoint a representative, and if they have failed to comply, the access to the website can be blocked. अब अगर बाहर की कंपनी इंडिया में, जैसे कंपनी का नाम मुझे याद आ रहा, माई बेट करके, वो जो ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें बेटिंग आप कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स ए OIDR सर्विसेज, और OIDR सर्विसेज को दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव बना के सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ये काम होगा। तो उनको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना। और DGGI ने इतने सारे URL शेयर किए, कुछ को ब्लॉक भी किया गया है। सिक्किम, देखिए पूरे इंडिया में 2 ही जगह कैसीनो है, वन इज इन गोवा, अनदर इज इन सिक्किम। सिक्किम ये कह रहा है कि बागडोगरा से आधे घंटे की दूरी पे नेपाल है जहां पर कैसीनो है। तो लोग सिक्किम अगर ट्रैवल करते हैं तो 7 आवर्स का जर्नी है बागडोगरा से सिक्किम जाने में, और आधे घंटे की जर्नी है नेपाल जाने में। तो इसीलिए हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये सिक्किम कहानी। फर्दर दे हैव स्टडीड द डेटा ऑन टर्नओवर ऑफ टॉप 5 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। द 5th टॉप कंपनी वाज डिक्लेयरिंग 167% ग्रोथ रेट, while the top company was declaring 359% growth in their turnover. So maybe it has brought greater transparency
If the volumes were growing by 100 to 300%, it is because of the growth in consumption in the online game. Transparency of data is also help. इसके बारे में बताइए। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, आपको याद होगा सेक्शन 9 में कि लेवाई सेक्शन 9 से इसको बाहर निकाल दिया गया, और जैसे ही बाहर निकाल दिया गया इसके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगेगा, स्टेट जुरिडिक्शन है, वैट लगेगा। मैं आपको दिखला, कहाँ गया, ये रहा। एंड undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption। यानी कि आप ये बना रहे हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा 80%, 90%, 95% होती है, अगर ऐसी चीज बना रहे हैं तो वो लेवाई से बाहर है। और कब आया है ये? 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव हुआ। तो 1 नवंबर 2024 से पहले तो डिस्प्यूट था, वैट लगेगा, जीएसटी लगेगा, कुछ स्टेट्स वैट लगा रहे थे, कुछ स्टेट्स जीएसटी कलेक्ट कर रहे थे। तो इससे पहले का ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज करने के लिए ये डिस्कशन है 20 अक्टूबर 2023, और ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 नवंबर 2024। 20 अक्टूबर क्यों है? तो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल अंडर जीएसटी फॉर द पास्ट पीरियड, यहां से पढ़ता हूं। One of the solutions discussed in the meeting was whether to regularize the pass on as varies basis. The issue on whether states have the power to levy VAT on ENA under entry 8 of list 2 is currently sub judice before the Honorable Supreme Court. On an appeal filed by the state of UP against Allahabad High Court judgment in the case of Messrs. Jain Distillery Private Limited, state of UP informed the committee that the matter is likely to be decided soon. Members of the committee raised the apprehension that in the event of Honorable Apex Court upholds the High Court's decision, then all the states would have to refund the VAT collected. In such a situation, if the past period is regularized, recovery of GST against demands raised would also not be possible. Therefore, committee of officers has recommended that a review may be taken after the decision of the Honorable Supreme. आप समझ गए क्या कह रहे हैं कि अगर इसको रेगुलाइज कर दिया तो जो वैट कलेक्टेड है वो वापस करना पड़ेगा, और जो जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ वो कलेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो दोनों तरफ से इनको मार पड़े। तो इसीलिए डिसीजन को वो डिफर कर। अब ये क्या क्या डिस्कशन होने वाला आने वाले समय में? रिव्यू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, review the instances of inverted duty structure, review the current tax slab rates, and review the current rate slab structure of GST. तो इनके ऊपर रिव्यू होगा जो होगा। और क्या होगा? Issue relating to correction of inverted duty structure in textile sector was referred to group of ministers in the 46th GST Council meeting. Issue relating to reduction of GST rate on silk weaving material and handloom weavers was referred to GOM in 47th GST Council meeting, and issue relating to rationalization of rates of inputs in fertilizer sector was referred to in 53rd GST Council. और ये इशू के ऊपर रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर भी डिस्कस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ GOM, analyze tax rate of GST for boosting real estate sector by providing composition scheme for residential construction unit, examine and suggest ways for composition scheme or any other scheme for boosting the real estate sector, and suggest scheme for transition vis-a-vis introduction of suggested scheme. Examine various aspects of levy of GST on TDR and development rights in joint development agreement. Examine legality of inclusion/exclusion of land or any other ingredient in composition and suggest the valuation mechanism. Examine and suggest any other aspect relevant to boost real estate sector. ये तो कुछ नहीं लग रहा। बाकी सब जीडीपी, रेवेन्यू कितना आया, कितना गया, कोविड के समय कितना था, आईजीएसटी का सेटलमेंट कैसे होगा, जी अपलेट टूमल मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ से इसको छोड़ देते हैं। कोई खास, चलिए नथिंग। तो वी कंप्लीटेड दिस 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। एनीवन कोई क्वेरी है तो पूछिए, फिर आगे बढ़। आप लोग सो रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। कोई क्वेरी, कुछ डिस्कशन करना है तो बताइए, फिर नहीं तो वी कंक्लूडेड। सर एक सवाल था, एक क्वेरी थी। हाँ हाँ जी सर एक हमारा इश्यू ये है कि मेरे क्लाइंट का मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो एक्सपोर्ट भी करता है, तो अभी उसको FTWZ में एक यूनिट बनाना है, मतलब वेयर हाउस लेना है। ओके। क्वेश्चन ये है कि FTWS मतलब फॉरेन ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, उसमें जो यूनिट सेटअप करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से लेना जरूरी है या चलेगा? नहीं, मैंडेटरी है। क्योंकि मतलब मैंडेटरी है, बराबर है, क्योंकि ये SEZ कहलाता है, पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जिसमें कहीं पे लिखा है कि सर्टेन केसेस रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो भी चलेगा, अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। किस बेसिस पे वो आर्टिकल लिखा हुआ है? क्योंकि अगर SEZ मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ इसमें है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मुकेश जी कोई आइडिया आपको इसमें ऐसा कुछ है क्या एक्सेप्शन?
सेम स्टेट में है? हाँ सेम हाँ सेम स्टेट। सेम स्टेट में तो जरूरी नहीं है सर, प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कराना पड़ेगा। FTZ में। हम नहीं मतलब कहीं जहाँ मेन लाइसेंस लिया वहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करा दिए, लेकिन लेना में सहूलियत रहती है अगर फेयर बिजनेस करना है तो। नहीं, मुझे लग रहा है कि सेपरेट तो रजिस्ट्रेशन। वो SEZ है, FTWZ means it is SEZ. So ideally for SEZ you have to take separate registration. Ideally. Now the question is वेदर अब FTWZ में भी सर ऐसा कुछ होता है कि अगर एक मिनट mandatory. Sir, give a mandatory GST registration. Come again? Make it as mandatory GST registration. He is asking about GST registration only. Your type would only require registration. To answer this, we need to consider a special provision relating to free trade and warehousing zones under GST registration. Let us examine. Special economic zones have specific registration requirement under GST. As FTWZs are a type of special economy, we can infer that similar rules may apply. According to such result, there is a provision for separate registration for SCZs, provided further that person having a unit this, ये तो हम लोग को पता ही है, section बता नहीं रहा है, section पूछ लेते हैं. This provision implies that SCZs including this are required to obtain separate registration under GST. The registration was mandatory. The phrase shall have to apply for. सर नाउ द क्वेश्चन इज उसको यूनिट सेटअप करना हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर वो सेपरेट यूनिट मतलब यूनिट सेटअप ना करे हाँ तो FTWZ में सपोज मेरे पास वेयर हाउस है, मैं क्या करता हूँ कि वहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उनके गुड्स खाली वहां पे स्टोर करता हूँ और रेंट लेता हूँ, नहीं तो क्या वो केस में मुझे यूनिट सेटअप करने की जरूरत है? मतलब FTWZ के प्रोविजंस डिटेल में पढ़ने होंगे नहीं क्योंकि SEZ का जो मतलब एज पर 16 ऑफ IGST एक्ट वहां पे भी यूनिट वर्ड ये लिखा हुआ, यूनिट या डेवलपर, SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर, तो ये यूनिट और डेवलपर की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यूनिट, और उसके लिए SEZ या फिर FTWZ में पढ़ना पड़ेगा। ये तो साफ लिख रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो हर हालत में है। वो आर्टिकल कौन सा है जहाँ पर? मुकेश जी आप कैसे कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? कुछ ऐसा जो हमारे पास नहीं है नॉलेज? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मैं इसको EOU से कंपेयर करके EOU सर ये HNAA है ना, हीरे गंगे एसोसिएट LLP, हाँ उनका ही है, हीरे गंगे का ही है आई थिंक एक आर्टिकल। देखिए लिखा है कि FTWZ में एज ए यूनिट आपने रजिस्टर नहीं किया है। नहीं ये देखिए आप इस आर्टिकल पर बहुत ज्यादा रिलाई मत कीजिए। नहीं ऐसा नहीं सर, बहुत सारे कंसल्टेंट भी है वो भी कहते हैं, मैं खाली ये आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आर्टिकल नहीं, मैंने दूसरे आर्टिकल भी पढ़े हैं, इवन सर्टेन कंसल्टेंट्स मैं समझ गया। आर सेइंग। अब ये कह रहा है कि यूनिट, लेकिन यहाँ पर फिर ये 285 भी कह रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स दिस। अच्छा तो ये कह रहा है एट द सेट प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मगर अगर आपने एज ए यूनिट सेटअप नहीं किया है तो FTWZ में सर अगर हमने प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर दिया तो GST में तो रजिस्टर्ड हो ही गया ना सर। बट यू हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मैं ये कह रहा हूँ, नॉट एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर 100% EOUs हैं वो तो नहीं ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन सेपरेट, और कुछ कोई डिस्प्यूट भी नहीं हुआ है। 100% EOU है वो नहीं ले रहे हैं। वो आई एग्री, क्योंकि दे आर नॉट इनसाइड SCZ, तो उनको लेने की भी जरूरत नहीं। नहीं FTWZ में है वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। 100% EOU कैसे हो जाएंगे? नहीं लिखा है, देखिए उसमें वो एक पॉइंट भी मैंने कहीं पढ़ा, ना वो पॉइंट पढ़ा था मैंने कहीं पे ना नहीं मानता मैं। EOU का। EOU हमेशा SCZ के बाहर ही होता है और उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। नहीं उसका वेयर हाउस FTWZ में अगर है तो, मतलब मैंने कुछ पढ़ा था, ओके क्योंकि एक्चुअली क्या है FTWZ का मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, ये तो एक ओपिनियन आया है देने के लिए एक। अच्छा FTWZ यूनिट से अगर कोई चीज ट्रांसफर होगी कहाँ इनसाइड SCZ, तब उस पे आप कहेंगे कि शेड्यूल 3 नो सप्लाई है, वो तो तभी पॉसिबल है व्हेन इट इज सेपरेटली रजिस्टर्ड। हाँ मतलब मेरा भी ओपिनियन यही है कि इसको एज ए SCZ में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंने वही बोला है। बट बहुत सारे कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन की इन सर्टेन केसेस जरूरत नहीं। एज ए यूनिट नॉन यूनिट उस तरह से। हाँ सर इसको कस्टम एक्ट सेक्शन 244 और 243 से को रिलेट करेंगे तो नहीं कोई कुछ नहीं है, खाली हीर गंगे सर का ही है और किसी का तो नजर नहीं आ रहा। चलिए फिर इसका आंसर तो मिल नहीं रहा है। सर अपनी साइट की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। हाँ सर अपने यहाँ जब मैं अपने यहाँ साइट पे जा रहा हूँ और एक बुक ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा हूँ GST नोटिस, जब मैं उसका प्रीव्यू देखता हूँ तो उसमें वॉल्यूम 2 लिख के आ रहा है, ठीक है। उसमें वॉल्यूम 1 की कहीं मुझे नहीं दिख रही है। अगर मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं दोनों एक साथ मंगा लूं। नहीं है, आप
क्या कीजिएगा, वेबसाइट से ऑर्डर मत कीजिएगा, आप हमारे ऑफिस में कॉल कर दीजिए, जी ऑफिस के नंबर पे 11:30 के आसपास, ठीक है सर। और वो आपको है ना एक QR कोड देंगे, उससे आप पेमेंट करके ठीक पर है, तो सिर्फ ठीक है, वो मेरे पास है नंबर, मैं उनसे मंगा लेता हूँ वहां से direct। वो आपको हेल्प। जी चलिए, ओके धन्यवाद। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.